In this video, we will be discussing the type of solids, properties of crystalline solids, and some basic terminologies which are related to solids. Now coming to the types of solids, solids की दो किस्में होती हैं, एक को हम कहते हैं amorphous solids और एक होती हैं crystalline solids. Now what are amorphous solids? Those solids in which the particles are not arranged in three-dimensional regular pattern are called amorphous solids. वो solids जिसमें atoms या molecules जो हैं वो एक regular pattern में arrange नहीं होते, उनको amorphous solids कहा जाता है. Amorphous word जो है इसके मतलब है without shape या without geometry या without form, मतलब कोई जिसकी फॉर्म ना हो, या इनको ग्लासी भी कहा जाता है. Amorphous solids जो होते हैं they are hard, brittle and transparent. Brittle वो compounds होते हैं या वो substances होते हैं जो होते तो hard हैं, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई होता है तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं. ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से लाइट पास हो सकती है. अब इन्हीं की इस वजह से क्योंकि इनकी डेफिनेट कोई ज्योमेट्री नहीं होती, तो इनको सॉलिड्स की बजाय सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है. अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जब ये बन रहे होते हैं तो ये क्रिस्टलाइज नहीं हो जाते हैं, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता सॉलिडिफाई होते हैं. ये ज़्यादातर जो है अगर सिलिकेट्स को बोरिक ऑक्साइड्स या एल्युमिनियम ऑक्साइड्स या फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड्स के साथ फ्यूज़ कर दिया जाए तो इस किस्म के सॉलिड्स बनते हैं. ये इनकी जो एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. मीन्स अगर आप इनको हीट करते हैं तो ये आराम आराम से मेल्ट होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक टेम्परेचर पहुंच जाए और एकदम से ये सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं उनमें, सोलर सेल्स में, फोटोकॉपी मशीन्स में, लेज़र वाले जो प्रिंटर हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा डेस्कटॉप्स या जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं उनमें भी एमॉर्फस सॉलिड्स यूज़ होते हैं. The second type of solids is crystalline solids or true solids. Solids in which the particles are arranged in a regular three-dimensional order are called crystalline solids. वो solids जिसमें सारे जो particles हैं, atoms, ions या molecules, वो एक definite three-dimensional pattern में arrange हो, उनको crystalline solids कहा जाता है. इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है और इनकी पहचान ये होती है कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. मीन्स अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेशक वो बल्क में मौजूद है, लेकिन जैसे ही आप उसको हीट करेंगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा तो वो सारा कंपाउंड टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो है रिजिड होते हैं और इनका डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होता है, या हम कहते हैं कि इसमें क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं. अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? दे आर द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इन विच द पार्टिकल एटम्स, molecules or ions have a regular and repetitive three dimension arrangement. कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर हो और वो स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल है. लेट्स सपोज हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं. अब ये जो है एक क्यूबिक क्रिस्टल है. सोडियम क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादातर इस तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. तो इसमें हर एक एटम जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस पर एक दूसरे से मौजूद है और एक ख़ास यहाँ पर एजेस बनेंगे, एंगल्स होंगे जो हर जगह पर आपके पास सेम है. यहाँ पर जैसे कि 90 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं और इसके ये जो साइड्स हैं वो फेस कहलाते हैं. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्रिस्टल कहलाता है. अब जब सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा तो इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो बार बार रिपीट होगा.
जिस तरह हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक जो ब्रिक है उसके सेम शेप का जो ब्रिक है वो बार बार रिपीट करके वो पूरा का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। तो इस तरह से जब ये क्रिस्टल जो है इसके बार बार रिपीट होने से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स में सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। Now we will discuss some properties of the crystalline solids. The first property is symmetry. Now what is symmetry? Symmetry is the consistency or the repetition of something. कोई जो चीज़ है वो किस तरह से रिपीट हो रही है या किस तरह से बार बार अकर हो रही है, ये उस चीज़ की सिमेट्री कहलाती है। सॉलिड्स में फर्दर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। इसमें पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि जब आप किसी भी आपके पास स्ट्रक्चर है और उसको एक इमेजिनरी लाइन से इस तरह से डिवाइड कर सकें कि जो दोनों हाफ्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज लगे, तो हम कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन लगा लें मिडल में, तो जो आपका राइट साइड है वो लेफ्ट साइड का इस तरह लगेगा जिस तरह मिरर में नज़र आता है। हम कहते हैं कि इस चीज़ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। Now look at these examples. ये एक क्यूब है, इसमें अगर यहाँ पर बीच में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए इमेजिनरी, तो जो ऊपर वाला साइड होगा वो नीचे वाले हाफ का बिल्कुल मिरर इमेज होगा। या इसी तरह से अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन इस तरह से है और ये इस डायरेक्शन में हम एक प्लेन उसमें इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें, तो मॉलिक्यूल का जो ये पार्ट होगा वो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज होगा। ये जो है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर इसी तरह इसी कंपाउंड में एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तिरछी, एक तिरछी जो है प्लेन भी बनाया जा सकता है। जो तिरछे प्लेन में ये आपका प्लेन आ गया, तो मॉलिक्यूल का जो ये वाला पार्ट है दिस वन, दैट इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो कोई भी इमेजिनरी प्लेन जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए और फिर वो दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज लगे, तो उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। The second symmetry is axis of symmetry. एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है और उसमें आप एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लें और उसके थ्रू आप इस क्रिस्टल को रोटेट करें थ्रू द एंगल ऑफ 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज पर उसको एक चक्कर दें, तो क्रिस्टल जो है उसके सेम अपीयरेंस आए एग्जैक्टली मोर देन वंस, मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा वो आपको लगे कि आपको सेम स्ट्रक्चर दोबारा देखने को मिला, तो हम कहते हैं कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो मौजूद है। अब अगर कोई स्ट्रक्चर है उसको आप 2 दफ़ा रोटेट करें और वो आपको 2 दफ़ा रोटेट करने पर सिमिलर स्ट्रक्चर दे, तो हम कहते हैं कि इसमें 2 फोल्ड सिमेट्री है या इसमें डायएड एक्सिस है। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड को थ्राइस या 3 दफ़ा जो है वो रोटेट करने पर वो स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट करेगा, तो हम कहेंगे कि इसमें 3 फोल्ड एक्सिस और ट्राइएड एक्सिस मौजूद है। लेट्स सपोज आपके पास ट्राइंगल है, तो अगर आप इसको 360 डिग्रीज पर रोटेट करते हैं इस तरह से, तो 3 दफ़ा आपको एक जैसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए एक क्यूब है, तो इसमें ये जो है एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ से पकड़ के इमेजिनरी लाइन अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर जो है बार बार ऐसा लगेगा कि स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो गया है या सेम जो स्ट्रक्चर है वो फिर से अपीयर हो रही है। तो इस तरह की जो एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। The third type of symmetry is center of symmetry. It is defined as the point at the center of the crystal so that any line drawn
through it will meet the surface of the crystal at equal distance on either side. मीन्स क्रिस्टल के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट हो जिससे हम क्रिस्टल के साइड के तरफ जो है एक लाइन ड्रॉ करें तो इक्वल डिस्टेंस पर इसको हर एक साइड हो, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। या दूसरी तरीके से हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। कोई ऐसा पॉइंट हो क्रिस्टल के सेंटर में जो क्रिस्टल के ऑपोजिट फेजेस से, मतलब दो फेजेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उन दोनों का उस सेंटर पॉइंट से सेम फासला हो। हम लुक एट दिस एग्जांपल। ये एक क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें बीच में यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट का इस फेस से जितना डिस्टेंस है और इस फेस से जितना डिस्टेंस है वो बराबर होगा, तो इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसी तरह इसका ऊपर वाली फेस से और नीचे वाली फेस से जितना फासला है वो भी बराबर होगा, या बैक साइड पे जो फेज है उसका और जो फ्रंट साइड पे फेज है इसका जो फासला है वो भी बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। The second property of the crystalline substances is their geometrical shape. जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जो सारे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स, वो एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बार बार रिपीट होंगे। अब जैसे सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और क्यूबिक शेप में ये एग्जिस्ट करता है। तो इवन अगर हम इसको पाउडर शेप में भी कन्वर्ट कर लें तो इसका वो क्यूबिक स्ट्रक्चर मेंटेन होगा, और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर एक एक जो क्यूब है वो बार बार रिपीट कर करके सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएगा। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज देयर मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टल्स चूंकि इंतहाई प्योर होते हैं तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही हम किसी भी सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि उसकी जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। मींस सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन अपनी जगह पर वो वाइब्रेट करते हैं, थोड़े से वो हिलते जुलते हैं। जब उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उनकी ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्पीड से ये वाइब्रेट करेंगे, और उस वजह से क्या होगा कि जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये सारे पार्टिकल्स अपनी जो फिक्स पोजीशन है उनकी सॉलिड्स में उसको छोड़ देंगे और सब के सब जो है पार्टिकल्स एक ही वक्त में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं कि एक ही दम से सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स क्या है कि जब क्रिस्टल को ब्रेक किया जाता है तो वो कुछ खास स्ट्रेट फेसेस के थ्रू क्लीव होते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री में जो है वो टूटते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें क्लीवेज प्लेन है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो है दो कंपाउंड्स हैं, इनको जो है वो ब्रेक किया गया है। पहला वाला जो है ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कटा है, जबकि दूसरे में आप देखें ये थोड़ा सा इस तरह की यूं करके शेप बनी हुई है। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम इसे कहते हैं कि इसमें जो है वो क्लीवेज प्लेन है, डेफिनेट एक एंगल पे ये जो है वो ब्रेक हुआ है, जबकि इसमें कोई खास एंगल नहीं बन रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। The habit of the crystal is defined as the shape of a crystal in which it usually grows. जिस शेप में कोई भी क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, अब सॉलिड्स की जो है वो डिफरेंट शेप्स होती हैं लाइक क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एक्सेट्रा। तो उसमें जिस शेप में एक क्रिस्टल हमेशा ग्रो करेगा वो उसका हैबिट कहलाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड जब भी बनेगा वो हमेशा क्यूबिक स्ट्रक्चर में बनेगा, तो हम कहेंगे ये जो क्यूबिक फॉर्म है दिस इज द हैबिट ऑफ सोडियम chloride. The next property of the crystalline solids is crystal growth. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं वो लार्जली डिपेंड करते हैं इस चीज़ पर कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है।
स्लो कूलिंग हो रही है या रैपिड कूलिंग हो रही है, या इसके अलावा जो है कोई इम्प्योरिटी तो नहीं प्रेजेंट। तो जब भी कोई क्रिस्टल बनाया जाता है तो वो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में से बनाया जाता है। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें अगर आप रूम टेम्परेचर पे मज़ीद सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में हल ना हो सके, लेकिन अगर आप उसको हीट कर दें तो फिर मज़ीद सोल्यूट जो है वो ऐड हो सके। जिस तरह शीरा बनाया जाता है, शीरे में क्या होता है कि इतनी चीनी पानी में डाल दी जाती है कि मज़ीद फिर ना हल हो। फिर क्या करते हैं कि उसको हीट अप करते हैं, हीट करके बॉईल करके वाटर को उसमें चीनी डिज़ोल्व की जाती है तो वो थिक सा शीरा बन जाता है। तो इसी तरह का सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन के कूलिंग से क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप ये कूलिंग आप बहुत ज़्यादा आहिस्ता कर दें, बनेंगे वो लार्ज साइज़ के जो हैं वो बनेंगे, और जितने लार्ज साइज़ के बनेंगे उसमें फिर चांसेस इम्प्योरिटीज़ की भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड है, अगर इसको प्योर सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन से प्रिपेयर किया जाए तो वो हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन अगर उसके सोल्यूशन में 10% यूरिया जो है वो मौजूद हो एज एन इम्प्योरिटी तो फिर ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है उसका क्यूबिक क्रिस्टल, एक क्रिस्टल ये मौजूद है। अब इसके डिफरेंट जो है कंडीशंस में डिफरेंट ग्रोथ होगी। अगर ये नॉर्मल कंडीशन है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो ये जो क्रिस्टल है ये 3 डायमेंशंस में, 3 डायरेक्शंस में है, ये ग्रो करेगा और इस तरह का लार्ज क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेगा। लेकिन अगर ये 2 डायमेंशन में इसकी ग्रोथ हो तो तब ये जो है फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर ये 1 डायमेंशन में ग्रो करें, जिस तरह अभी हमने बात की कि अगर 10% यूरिया मौजूद हो एज एन इम्प्योरिटी तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। देखिए, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब, तीसरा, चौथा क्यूब, और ये फिर नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। सो दिस आर कॉल्ड एज द ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल, कि आप क्रिस्टल को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है और उसका जो शेप है वो फिर उसकी कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। The next property is anisotropy. First, we will define it. The property of a substance which shows different intensities of physical properties in different directions is called anisotropy. कोई भी सब्सटेंस हो जिसकी एक डायरेक्शन में एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो और दूसरी डायरेक्शन में डिफरेंट हो, तो हम कहते हैं कि इसमें एनआइसोट्रॉपी है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो उसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक डायरेक्शन में कम होती हैं और दूसरी डायरेक्शन में ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, सिल्वर ऑक्साइड जो है, इसकी थर्मल एक्सपेंशन मींस हीट से जब एक्सपेंशन होती है, दैट इज पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन द अदर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में तो इसकी एक्सपेंशन पॉजिटिव है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव है। दिस इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से। सेकंड इज जो है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मींस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी जो है वो ग्रेटर है और दूसरी डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी कम है। ये देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इसमें सारे जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं। तो एक साइड पे आपके पास जो है ये पूरा बल्क मौजूद है, नेक्स्ट नीचे ये बल्क मौजूद है और बीच में जो जगह है वो खाली है। अब अगर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इजीली मूव कर सकेगा और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड से जो है वो यूं जा रहा है तो वो क्या करेगा कि वो एटम्स के साथ टकराएगा और उसका रास्ता जो है वो स्टॉप होगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम होगी और इसी प्रॉपर्टी को एनआइसोट्रॉपी बोलते हैं। Now we will discuss some other terms related to crystalline substances. इसमें एक जो है, this is isomorphism. अब
आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ही शेप में एग्जिस्ट करते हैं, सेम क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं और ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों जो है, इसमें अगर आप एटॉमिक रेशियो देखें तो 1:1 मींस एक ही इसमें सोडियम है और एक ही फ्लोरीन है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी 1:1 है, एक ही मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन। ये दोनों क्यूबिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड, इनकी रेशियो भी 1:1 है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। अब आइसोमॉर्फिज्म में क्या है कि इसमें इनके फिजिकल और केमिकल सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सिर्फ इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। The next property is polymorphism. The occurrence of the same crystalline substance in more than one crystalline form under different conditions is known as polymorphism. किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मीन्स ज़्यादा, और मॉर्फ्स मीन फॉर्म्स। तो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में जो भी कंपाउंड या क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, और वो जो दो सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स कहलाएंगे। पॉलीमॉर्फ्स, अब पॉलीमॉर्फ्स की ये खासियत है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसके एग्जांपल्स में आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। अब AgNO3 जो है वो रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक दो स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। The next terminology is allotropy. Allotropy क्या होती है? The occurrence of an element in different forms is called allotropy. किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्लों में मौजूद होने को एलोट्रॉपी कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में क्या फ़र्क है कि एलोट्रॉपी जो है वो एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, कोई एक सिंगल एलिमेंट है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में वही फॉर्म है लेकिन वो कंपाउंड है। कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाएगा तो उसके लिए टर्म पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ होगा, और कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाएगा तो उसके लिए टर्म जो है वो एलोट्रॉपी यूज़ होगी। Now let's see some examples of allotropy. Allotropes of sulfur crystalline form और एक amorphous form. Amorphous form में इसकी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी, जबकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी। Amorphous फॉर्म की फर्दर जो है वो एक ही किस्म है जिसको प्लास्टिक कहते हैं, और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये फर्दर दो टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। एक सल्फर कहा जाता है, इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको बीटा सल्फर भी बोला जाता है। इसी तरह जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये आम ऑक्सीजन है जो हवा में मौजूद है, जो हम सांस इसमें ले रहे हैं, और दूसरा ओजोन O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O3 जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में हमारे अपर एटमॉस्फेयर में है और हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो दो फॉर्म्स हैं O2 और O3, ये दोनों ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पर अगर यूवी लाइट पड़े तो ये जो है ओजोन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी एक मेजर टर्म है रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर फॉर्म। वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाए तो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं।
जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वो एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर एक जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा वो टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वो टेम्परेचर जिस पे एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। नाउ लेट्स सी, सल्फर जो है इसकी जो रोमिक शक्ल है और मोनोक्लिनिक शक्ल ये 95.6 में इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये जब टेम्परेचर होगा तो सल्फर कभी इस शक्ल में होगा और कभी इस शक्ल में होगा, और दोनों शक्ल एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, चेंज हो सकते हैं। ये जो टेम्परेचर है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। इसी तरह टिन जो है, टिन ग्रे या जो क्यूबिक शक्ल वाला टिन है, वो टिन वाइट मीन्स टेट्रागोनल जो टिन है उसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है 813.2 डिग्री सेंटीग्रेड। पोटेशियम नाइट्रेट जो है रोम्बोहाइड्रल फॉर्म वाला वो ऑर्थोरोम्बिक के साथ 128.5 डिग्री सी पर को एग्जिस्ट करता है। ये जो टेम्परेचर्स हैं जिसपे किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। नाउ वी विल गिव अ क्विक लुक to all these properties and the comparison of amorphous and crystalline solids. किस तरह ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं किस किस प्रॉपर्टी में। तो पहली प्रॉपर्टी है शेप। एमॉर्फस सॉलिड्स की कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप जो है वो नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन जो कंपाउंड्स है हर एक की अपनी खुसूसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है। मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस जो कंपाउंड्स हैं उनका कोई भी पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर जो है मेल्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नरम होकर मेल्ट हो जाते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एनआइसोट्रॉपी, जो एमॉर्फस कंपाउंड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर एक डायरेक्शन में सेम होती हैं, आइसोट्रॉपिक कहते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो हम कहते हैं कि इनमें एन आइसोट्रॉपी मौजूद है। सिमेट्री, एमॉर्फस कंपाउंड्स जो है वो अनसिमेट्रिकल है, उनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स, एमॉर्फस सॉलिड्स को जब हम तोड़ेंगे तो वो किसी खास एंगल या प्लेन से नहीं टूटते, जबकि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शंस में प्लेन्स के थ्रू जो है वो ब्रेक होते हैं।